नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। ताइवान की राजधानी ताइपे बुधवार को भूकंप के जोरदार झटके से दहल गया। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 रही। भूकंप से भीषण तबाही हुई है। इससे बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। देश भर में ट्रेन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके बाद जापान के 2 द्वीपों पर सुनामी आ गई। ताइवान में भूकंप से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है। ताइवान के हुआलियन से भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें इमारतों के ढहते हुए देखा जा सकता है। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही हुई है। इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर इस भूकंप की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें 5 मंजिला एक इमारत तिरछी हो गई है। ताइवान जोरदार भूकंप से दहल गया है। कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप की वजह से कई शहरों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। ताइवान, जापान और फिलीपीन में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय और कक्षाएं कामकाज बंद रखने के यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भूकंप कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाए स्कूल भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद से गुड्डू राजा पहली बार खुरई पहुंचे। उनके खुरई कार्यालय आगमन पर कांग्रेस ने गढ़ौलाना का चौराहे पर जोरदार उनका स्वागत किया, जहां पर प्रत्याशी गुड्डू राजा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने सागर संसदीय क्षेत्र में आवश्यकता और भूलमित सुविधाओं का उल्लेख किया, जिसमें एम्स हॉस्पिटल, शिक्षा, उद्योग पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी ताकत हैं। सेवक के रूप में और रोजगार की समस्या हल करना है और किसानों की समस्या हल करना है, मजदूरों की समस्या हल करना है, लोगों के साथ खड़े रहना है, हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहना है। और हमारे जो खासकर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और हमारे ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी लिए हमें कर सकते हैं करना है, उनके साथ खड़े रहना है। खासकर जनता के लिए भी जो गाँव में पीड़ित हैं, जो उनकी समस्या नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ जो एम्स खुलना चाहिए था, जो एक सांसद के रूप में इनका पहला काम होना चाहिए था। वहीं अलीगढ़ सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह अपने लौ लश्कर के साथ जिला कार्यालय पहुंचे तो पुलिस द्वारा उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिससे पुलिस की नोकझोंक भी उनके पार्टी कार्यकर्ताओं से हुई और पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया कि भारतीय एकता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। उस दौरान किसी को भी नहीं रोका गया था। सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ वो नामांकन दाखिल करने आए थे। आचार संहिता और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए थे। गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपनी जीत इस दौरान सुनिश्चित बताई। बोलेगा बस तू देवाय देव है मेरा इष्ट, उनकी टक्कर किससे होगी? 36 बिरादरी, 7 जात, हिंदू मुसलमान सभी की एकता के चिन्ह के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। 7 जात से कौन लड़ेगा भैया? लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए आप मतलब चौथी बार आप नामांकन चौथी बार नहीं, 14वीं बार सांसद के लिए मतलब हाँ, 5वीं बार जब कर रहे हैं आप, तो अब आपके मुद्दे क्या रहेंगे और दूसरा आपकी टक्कर में कौन है और जो यहाँ पर 36 हिंदू मुस्लिम सबका सम्मान, सबका विकास। कोई नहीं है। रायबरेली में अराजक तत्वों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहाँ शहर के सीमा से लगे वन विभाग के जंगल में किसी ने आग लगा दी। आग लगने की घटना में हजारों सागौन के पेड़ उसकी जद में आ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मामला भदोखर थाना इलाके के शारदा नहर रिंग रोड का है, जहां पर शहर की सीमा से लगा वन विभाग का जंगल स्थित है। इसमें लाखों सागौन के पेड़ लगे हैं। इसके किनारे मूंज की झाड़ियां हैं। देर रात इन्हीं मूंज की झाड़ियों में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सागौन के पेड़ भी जलने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भदोखर प्रभारी शिवाकांत पांडे
और उनकी टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दतिया में जिले में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका एक हैरान करने वाला वाकया मंगलवार की रात देखने को मिला। तमाम हाईवे चेकिंग और पेट्रोलिंग का दावा करने वाली पुलिस को धत्ता बताते हुए एक दर्जन बदमाशों ने डगरई टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया, जिससे 2 कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह घटना उस समय हुई जब 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर आए बदमाशों ने चिरुला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले डगरई टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की। इससे पहले बदमाशों ने बिना टोल चुकाए वाहनों को निकालने को लेकर टोल कर्मचारियों से जमकर मारपीट की थी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना कैद हुई, जिसमें 4 वाहनों पर आए बदमाश टोल कर्मियों को पीट रहे हैं। वहीं टोल प्लाजा की सुरक्षा में पहले बंदूकधारी गार्ड तैनात रहते थे, लेकिन अब सुरक्षा के अभाव में बाउंसर टोल प्लाजा पर रहते हैं, लेकिन रात होते हुए भी वो गायब हो जाते हैं। टोल कर्मी पिटने के बाद भी हमलावर नहीं माने तो उन्होंने कट्टे और बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। इससे टोल कर्मियों में दहशत फैल गई। वहीं जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। अंधेरे में भागते हुए 2 लोग गहरे कुएं में गिर गए और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने उनके शवों को पानी से फिलहाल निकाल दिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक जो हैं वो अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। हम लोगों का जो ये अभी घटना दिखा रहे हैं, उनके हम लोग परिवार के सदस्य हैं और कुछ हितू रिश्तेदार हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग आए हुए हैं। जैसे घटना की जानकारी हमें मिली, परंतु यहाँ पर आने के बाद में टोल पर हमें जानकारी मिल रही है कि गोलियां कहीं चल रही हैं और जो क्या है अपराध कहीं दिखाया जा रहा है। इस तरह टोल पे यहाँ जॉब करता था जी, तो कल बात भी हुई है 10 बजे। अब यहाँ लोग बता रहे हैं कि यहाँ फायरिंग हुई है जी, फायरिंग हुई है, तो फिर उसका जिंदा कस्तूर दिखवाओ और उसका पूरा रिपोर्टिंग चाहिए। उसके बाद अगर कोई घटना होती है टोल पे तो लोग जान बचाने के लिए कहाँ जाते हैं, रूम में भागते हैं, ठीक है। और ये कुआं में बता रहे हैं, कुआं में पड़ा है, तो फिर कुआं में क्या लेने के लिए आया? ये मुझे ये है कि ये टोल वालों ने जो कुछ भी किया है, ये टोल वालों ने। कल रात को टोल पर कुछ अज्ञात लड़के आए, जिन्होंने यहाँ पर जो स्टाफ है उनके साथ रंगदारी दिखाते हुए मारपीट की, फायरिंग की घटना की, जिस पर से स्टाफ अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागा। इनमें 2 स्टाफ कर्मी बचाते हुए अपने यहाँ पास में एक कुआं है उसकी तरफ गए, जिसमें वो डूब गए हैं, जिससे उनकी डेथ हो गई। वहीं कलेक्टर ने अनुविभाग चौराहे के तहत आने वाले पटेल वेयर हाउस, पलटवाड़ा में सरसों खरीद केंद्र, लिखड़ी खटकर में भारद्वाज वेयर हाउस में गेहूं खरीद केंद्र और ठाकुर वेयर हाउस बरेली पार में गेहूं खरीद केंद्र और तहसील चांद के एस ईश्वर वेयर हाउस पंजरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने खरीद केंद्रों में समुचित व्यवस्था नहीं मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की और कृषकों के लिए छाया पेयजल बैठक की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोगों को निर्देशित किया और साथ ही कहा कि किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जाए और तत्काल सभी व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की जाए। आज 2-3 कामों को मैंने देखा। पहला तो ये जैसे कि आपको मालूम है कि जिले में गेहूँ और चना की खरीदी शुरू हो गई है, तो खरीदी केंद्र देखने को आया था। जैसे पांचा का है और पहले बरेली पास चौराहे वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ उनकी किस तरह से काम करना है, शासन क्या रहते हैं उसके बारे में जानकारी काम करना है ताकि किसानों को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली के बाद अब बीजेपी महारैली के बहाने विपक्ष को घेरने की कवायद में जुट गई है। साथ ही सरकारी एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही कार्रवाई को सही बताते हुए विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलने का काम तेज कर दिया है। इसको लेकर हर जिले में भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और जमकर विपक्ष के नेताओं पर वार किए गए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने दिल्ली में हुई विपक्ष रैली को लेकर हमला बोला है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों और दावों को लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने चुन कर वार किया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई को सही बताया है।
विगत 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान के तहत एक रैली करके जिस तरह से अपने अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है, उसके विरोध में देश की जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित करके कि मोदी जी की ओर से निश्चित है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो जितने बड़े पद पर हो। और न्यायालय भी उनकी तमाम दलीलों को देखने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के इतने पुख्ता प्रमाण हैं कि उनको जेल भेज रही है। और ये जेल जाने के बाद एक जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो प्रयास। वहीं भोपाल से आने जाने वाली ट्रेन में चाकू और डंडे से यात्रियों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को जीआरपीएफ भोपाल ने पकड़ लिया है। पकड़े गए 6 आरोपियों ने 26 मार्च को फरियादी राजेश सोनी के साथ बिलासपुर भोपाल पैसेंजर में भानपुर ओवरब्रिज के पास रेलवे स्टेशन भोपाल आने के पहले ट्रेन धीमी होने पर अज्ञात 4 आरोपियों ने चाकू से हाथों पर हमला करके फरियादी का बैग लूट लिया था और ट्रेन से कूदकर फरार हो गए थे। उस समय नकदी सहित 3 लाख रुपए सोने के जेवरात बैग में रखे हुए थे। जीआरपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी के साधनों से आरोपियों का पता लगाया और लूटे गए रुपए और सोने के आभूषण और घटना में इस्तेमाल एक्टिवा को भी बरामद कर लिया। टीआई जहीर खान ने बताया कि 2 आरोपी गजबा सौदा के रहने वाले हैं, जबकि 4 आरोपी पुराने भोपाल के गजबा सौदा में रहने वाले बताए जा रहे। आरोपियों ने पहले फरियादी की रेकी की थी, इसके बाद चलती ट्रेन से चाकू दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था। वो जो गंज बसोदा वाले लोग थे, दोनों जिन्होंने रैकी की है, वो राजेश सोनी को जानते थे और राजेश सोनी भी संभवतः उनको जानता था, ऐसा उनको था, इसलिए वो सामने भी नहीं आया। मतलब रैकी इसी दरमियान उसी इन्होंने बाकी लोगों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और वो जो 2 रैकी वाले थे वो भी उसी ट्रेन में थे, लेकिन वो सामने नहीं आए क्योंकि वो भी रहने वाले गंज बसोदा के थे, राजेश सोनी भी रहने वाला गंज बसोदा का था, तो उनको ऐसा अंदाजा था कि राजेश सोनी उनको जानता है। उससे और पूछताछ की जा रही है, हो सकता है कोई बड़ी और बात का तो खुलासा हो जाए। अभी जितनी हमने पूछताछ करी है अभी उतने में तो ये तो खुलासा हुआ भी है। अभी हमारे पास और आरोपी है, अभी जो आज पे पकड़ा गया उससे भी पूछताछ कर रहे हैं गंज बसोदा का कि इस तरह की पहले। सरकार लाख कोशिश करे भ्रष्टाचार रोकने की, लेकिन भ्रष्टाचार अपने पैर पसारे हुए। ऐसे ही ताजा मामला उमरिया वन विकास निगम मंडल उमरिया का है, जहां पर आए दिन अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से वन विकास निगम मंडल के भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती हैं। लगातार प्रकाशित हो रही भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वन विकास निगम में आरटीआई लगाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला क्या है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वन विकास निगम के द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। वहीं लगातार हो रही खबरों के प्रकाशन के बाद उन्होंने वन विकास के निगम अधिकारियों से पूछा तो उनके द्वारा मामले में साफ इनकार किया गया। भ्रष्टाचार को उठाने के लिए क्या है उसका? वन विकास निगम का जो पत्राचार के माध्यम से आए दिन छपते हैं, पेपर वाले भी, पत्रकार लोग भी उसको उजागर करते हैं। हमारे भी मन में आया कि भाई रोज पेपर में निकलता हमारी सरकार है, तो हम सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए हम भी आरटीआई लगाए हैं। मैं पर्सनल वहाँ कॉर्पोरेशन निगम के अधिकारी के पास गया भी था, उनसे चर्चा भी हुई। वो अभी नए नए आए हैं, उनको उतना पुराना क्या है उसको उनको उतना ज्ञान नहीं है। तो हम बोले भाई कि ये है आरटीआई भी लगी है, तो हम सरकार के तरफ उपाध्यक्ष भी है पार्टी के, तो आप जानकारी जो हो दे दे, क्या सच्चाई है, अपन तो सच्चाई आज जानने के बाद ही आगे बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार के लिए हमारी सरकार, एक पत्रिका है उसमें मेरे खिलाफ एक आलेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें बिना किसी तथ्य और बिना किसी सच्चाई के आधार पर वो प्रकाशित किया गया है और किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष के को टारगेट करते हुए न्यूज़ निकाली गई है, जिसमें कोई आधार उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाँ सर, अपन उसमें क्या एक्शन लेंगे ऐसी खबरों पे जो तथ्य ऐसी जो खबरें जो प्रकाशित की है उनके संपादक को मैं लेटर लिखूंगा कि इसके क्या तथ्य है, किस आधार पर आपके द्वारा प्रकाशित की गई है, कि कहाँ किस सोर्स से आपने ये जो जानकारी एकत्रित की गई है, मैं इसकी पुष्टि उनसे करूँ।
एक पत्रिका है, उसमें मेरे खिलाफ एक आलेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें बिना किसी तथ्य और बिना किसी सच्चाई के आधार पर वो प्रकाशित किया गया है और किसी एक विशेष। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात एमपी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से भारी मात्रा में चांदी और लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। कार के सीट के बीच में 13,39,000 नकदी और 44 किलो चांदी की रखी हुई थी। पुलिस ने फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। जी हाँ, अभी ये चेकिंग के दौरान जो है पेट्रोल बॉर्डर पे जो है ये गाड़ी से जो है बांसवाड़ा से जो गाड़ी आ रही थी उसमें लगभग 44 किलो चांदी है और इसमें 13,39,115 रुपये कैश बरामद हुए हैं और ये एफएसटी और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और इसमें जब्ती की जाकर के जो है इसमें ट्रेजरी में सुपुर्द किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है संबंधित अधिकारी के द्वारा की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से सोमवार रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। साथ ही उनके पास से बीजीएल सेल AK-47 और 12 बोर की राइफल भी बरामद की है। आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष ने खुलासा किया कि 20 से 25 नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। बालाघाट के जंगलों में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। आईजी ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार नक्सलियों के पास से बीजीएल सेल बरामद किए गए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के कारतूस पहली बार जब्त किए गए हैं। नक्सलियों से बरामद हथियारों की जांच होगी और इनके हाईटेक हथियार उनके पास कहां से आए इस बात की भी जांच होगी। मारे गए नक्सलियों के पास से एक AK-47 12 बोर की राइफल बरामद हुई है। मुठभेड़ में ढेर महिला नक्सली पर 43 लाख रुपए का इनाम था। मारी गई महिला नक्सली कान्हा भोरमदेव डिवीजन के विस्तार प्लाटून 2 की डिविजनल कमेटी की सदस्य थी। दूसरा नक्सली मलाज खंड एरिया कमेटी का सदस्य था। मुठभेड़ में ढेर दोनों नक्सली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, हमें जो बालाघाट के जंगलों में विशेष सफलता मिली है। हॉक फोर्स के SOG के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके आधार पे कार्रवाई करते हुए कॉम्बिंग की कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें इनका चांस इनकाउंटर 20-25 नक्सलियों के साथ हुआ और इन्होंने बड़े बहादुरी से उन सभी वो फेस करते हुए 2 नक्सलियों को धराशायी कर दिया है। अभी क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और ये वहीं नर्मदापुरम में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पर छात्र छात्राओं की मुख्य समस्या वाहन पार्किंग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी संतोष तिवारी के पास ज्ञापन दिया और बताया गया कि कॉलेज प्रशासन अपने तानाशाही रवैये से छात्रों को परेशान करने का प्रयास कर रहा है। जहां एक और सभी छात्रों को वाहन पार्किंग में उनके वाहन खड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन के वाहन अंदर कॉलेज परिसर में खड़े होते हैं। उनकी मांग है कि कॉलेज प्रशासन को भी पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने का आदेश दिया जाए। देखिए, हमारे कॉलेज में एक तो 5,000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो 5,000 विद्यार्थियों की उनका जो पार्किंग का उनने तय किया है, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है कि नियम है तो वो जो अपना कॉलेज स्टाफ है उनके लिए भी लागू होना चाहिए। उन लोगों की कार है जो मतलब विद्यार्थी लोग घूम रहे हैं, वो लोग कार से अंदर खड़ी करते हैं। A ब्लॉक B ब्लॉक के सामने जितने भी कॉलेज के शिक्षक हैं उन सभी की 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है वो खड़ी रहती है। तो हमने ऐसा आग्रह किया SDM सर से कि नियम है तो सबके लिए एक समान हो, जिसमें विद्यार्थियों की अब जैसे अंदर बाहर 4 व्हीलर जाए, कभी कोई
वहीं मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दोनों बदमाश आदतन आरोपी हैं। पूर्व में भी इनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने अवैध संबंधों की संख्या के चलते शांतिकाल सूर्यवंशी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 30 मार्च को 50 साल के शांतिलाल का शव रक्त रंजित हालत में रायसिंह, पिपलियां और हिगोरिया बड़ा के कच्चे रास्ते पर मिला था। इसके बाद परिजनों ने मामले में शांतिलाल की हत्या की आशंका जताई और थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि घटना की असल वजह जो है वो मृतक के पुत्र वीरेंद्र सूर्यवंशी पर आरोपी गोविंद सूर्यवंशी को उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था, जिसकी वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दिनांक 30 तारीख को एक सूचना मिली थी कि रायसिंह पिपलिया में जो है मृतक शांतिलाल की शव मिला है। इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि गांव के ही जो आरोपी है गोविंद सिंह, इसको ये शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के बेटे से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर के इनका लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ और इस लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट कर दी, जिसके कारण जो है शांतिलाल की मृत्यु हो गई। वहीं आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रख्यात बदमाश और जिला बदर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते नजर आ रही। इसी कड़ी में लखनादौन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुख्यात बदमाश राजा उर्फ इमरान खान को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से तलाशी लेने पर देसी पिस्टल और मैगजीन के साथ जिंदा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। सर, अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? करीब 1 वर्ष पहले के एक अपराधी है आतन बदमाश राजा और इमरान, जिसको आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। उसके बाद आरोपी आज एक पिस्टल अवैध के साथ सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे उसको पकड़कर घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।